चलिए, आप लोग का वर्ग 3 और वर्ग 2 है ना एक साथ वाले, तो उससे मैं रुपेश कुमार आप लोग को सामान्य अध्ययन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ना, जीके वाला है ना। और एसएसटी वाले कौन कौन है इसमें? ओनली एसएसटी ना, और मैथमेटिक्स, और केवल वर्ग 3 वाले भी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझना, जो आपका बैच है वो कंबाइन है ना, आज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और इसमें वर्ग 2 में जो मैथ्स वाले हैं, वर्ग 3 वाले हैं, उन लोग को एसएसटी भी तो पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। अब हालांकि सिलेबस आया तो नहीं है ना, आप जा रहे हो ना मैं जा रहा हूँ, है ना। लेकिन अनुमानित जो हमारे यहाँ है सिलेबस के अनुसार जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आपका भी एक सब्जेक्ट लगा कौन सा, इंग्लिश। इंग्लिश है ना, और वो दोनों में कॉमन है। वो एक जो आपका मुख्य रूप से है सामान्य अध्ययन वाला, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी, और एक होता है आपका सामान्य जानकारी। दो अलग अलग पार्ट में आता है ना, ये सामान्य अध्ययन एक आएगा और एक सामान्य जानकारी। और सामान्य जानकारी किनके में आएगा? वर्ग 2 जो मैथ्स वाले हैं, और वर्ग 3 वाले में आएगा ना, ये आएगा, ध्यान रखना। और जो स्पेशल एसएसटी वाले उसमें क्या आता है? सामान्य अध्ययन। दोनों में डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस होगा वहाँ को। हाँ, पढ़ना तो वही है, जैसे इतिहास जैसे मैं पढ़ाऊंगा या भूगोल पढ़ाऊंगा या पॉलिटी, एक ही रहेगा कहीं नहीं, वहाँ पे वो डिफरेंस क्या रहेगा? क्वेश्चन के पैटर्न में, या तो क्वेश्चन का वेटेज होगा वहाँ पे वो। जैसे कि आज जैसे कि क्लास लगा है आप लोग का, 3 सब्जेक्ट को लेकर हम लोग लगाए ना। एक आपका इंग्लिश लगा है, और एक आपका जीएस, और एक आपका लगेगा मेन कौन सा? सीडीपी। 3 सब्जेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक समय के बाद उसको 4 भी हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप। 4 महीने का कोर्स है आपका, ध्यान रखेंगे, उसमें पढ़ना पूरा है। 3 दिन का जो होगा, 3 दिन जो होगा आपका कौन कौन सा दिन? गुरुवार, और आपका शुक्रवार, और एक आपका शनिवार। इस दिन लगेगा आपका मैथ्स, और एक क्या होगा आपका? हिंदी। ये 3 दिन होगा आपको, ध्यान रखेंगे आप। हो सकता है वो क्लासेस 2-2 ढाई घंटे का हो, ये भी संभव है, क्योंकि रवि सर और सुधीर सर जो आएंगे इस दिन में आते हैं ना, गुरुवार शुक्रवार और कौन सा ये, और बाकी 3 दिन मैं रहूंगा, सीडीपी वाले सर रहेंगे और इंग्लिश वाले सर रहेंगे, तभी मैनेज होगा, ध्यान रखेंगे आप। नहीं तो आप अगर कोशिश करोगे कि यही चीज़ पढ़ना है 3 दिन, तो पॉसिबल भी नहीं है। आपको ये भी तो पढ़ना होगा ना, इंग्लिश भी तो पढ़ना है आपको, जीएस भी है आपका, और कौन सा आपका ये सीडीपी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 दिनों में आपको हर सब्जेक्ट मिल जाए। समय कितने दिन का है? सिर्फ 4 महीने, गिने चुने 4 महीने ना। और आपके पास तो ये रिवीजन का समय होना चाहिए था मेरे ख्याल से, जिसमें हम लोग पढ़ाई करने आए, सोचो आप, तो और ज़्यादा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कोशिश ये रहेगी आपको इस 4 महीने में आपको खत्म करके हम कोर्स को दे, और जो भी सब्जेक्ट है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ताकि आप, मेरे ख्याल से इसमें से फ्रेशर मेरे ख्याल से कुछ लोग होंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाकी लोग मेरे ख्याल से एक आध बार पढ़ चुके हो। एकदम फ्रेशर कौन है जो आज ही पढ़ने आए एक ही बार, इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, अपने से पढ़े हो, मतलब पढ़ लिए हो ना एक आध बार। इतिहास क्या होता है तो समझ में आया होगा, अशोक कौन है, पॉलिटी क्या होता है, राष्ट्रपति कैसे चुनते हैं, ये सब तो जानते हो ना आप लोग। हाँ, तो आपको वही रिवीजन करना है, मेन यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। लाइव क्लास मैं बता दिया हूँ, 3 दिन ही लगेगा। चौथा सब्जेक्ट समय के बाद बढ़ाएंगे अपन वहाँ पे वो, और 3 दिन ही लगेगा आपका मैथ्स, और कौन सा लगेगा आपका ये हिंदी। रवि सर आएंगे, सुधीर सर भी आएंगे, और दोनों आपकी क्लासेस लेंगे, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है अभी क्लासेस को लेकर के? मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य जानकारी। अब ये दोनों में आता क्या क्या है देखिए, जैसे कि अनुमानित के अनुसार बता दूं आप लोगों को, जीएस वाला जो पॉइंट है आपका, वर्ग 2 एसएसटी की बात कर रहा हूँ ना, एसएसटी वाले के लिए, इसमें जो आप अभी तक अनुमानित है कितने क्वेश्चन आने का है? 50। बीच में 70 भी चला था, अब इसको खारिज करके कितना बोला जा रहा है? 50 बोला जा रहा है। और वर्ग 3 और वर्ग 2 जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स वाले और वर्ग 3 वाले के लिए, इसमें जो क्वेश्चन आएगा कितना आएगा? ये 15। अब देखो वेटेज का फर्क दिखाई दिया वहाँ पे वो। और इम्पोर्टेंट मैं तो बोल रहा हूँ, एसएसटी वालों के लिए जीएस थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और जीके वाले जो वर्ग 2-3 वाले थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा बोलने से भी नहीं होता है कि शायद ऊपर ऊपर पढ़ने से क्वेश्चन बन जाएगा क्या। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं वहाँ पे वो, तो आपको रिस्क भी नहीं लेना है कि शायद ऊपर ऊपर से लूसेंट पढ़ लेते हैं, क्या हो जाएगा क्या, वो समय गया। अब पूछेगा क्या, वो पूरा डीपली में, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो मैं तो दोनों ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मर्ज करके ही पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि आपको डीप भी नॉलेज होना चाहिए और वन लाइनर भी। पहले ये जानना है कि सामान्य अध्ययन में आता क्या क्या है। थोड़ा सा मैं सिलेबस का डिस्कशन कर देता हूँ, और ये आएगा ही आएगा, इसमें चेंजेस सिर्फ मार्क्स का होगा, ध्यान रखना ना। सबसे पहला जो होता है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, ध्यान रखेंगे आप। और दूसरा मेन होता है भारत का राज व्यवस्था, जिसको आप क्या बोलते हैं? पॉलिटी।
एक शब्द सुने होंगे संविधान, सुने शब्द संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, राज्य व्यवस्था। संविधान नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, राज्य व्यवस्था में जो राजनीति से संबंधित चीजें होगा वो पढ़ना है आपको, ध्यान रखेंगे। और तीसरा मेन सब्जेक्ट क्या होता है, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। और साथ साथ आपको पढ़ना है कौन सा, विश्व, वर्ल्ड जियोग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट। और चौथा कौन सा होगा, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये ध्यान रखेंगे आप। ये 4 सब्जेक्ट को ही क्या बोला जाता है, सामान्य अध्ययन बोला जाता है। इतिहास, भूगोल, संविधान और एक इकोनॉमी। एक्स्ट्रा क्या होता है, देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, एक्स्ट्रा होने के चांसेस क्या है आपका, भारत की कला, आर्ट, भारत की संस्कृति, कल्चर, और भारत का क्या है उसमें, दर्शन, फिलोसॉफी, ये ऐड होगा। और दूसरा चीज होगा अगर सामान्य विज्ञान, इतने को मिलाकर क्या बोला जाता है, सामान्य अध्ययन बोला जाता है। तो ये पढ़ना है आपको इतने को। और एसएसटी वालों के लिए बताया इंपॉर्टेंट है। और वर्ग 3 वाले कितना क्वेश्चन आएगा, 15। और एसएसटी वाले कितना आएगा ये, अगर ऐसा हुआ तब ना, क्योंकि आप लोग सब देखे होंगे अभी व्यापम सीजीएसएससी हो चुका है ना, साइड भी चेंज हो चुका है। और सीजीएसएससी में पैटर्न क्या बोला जाता है, 100 क्वेश्चन, और उस 100 क्वेश्चन में डिवाइड कैसा होता है, थोड़ा आप देखे होंगे 25 से 35 क्वेश्चन जीएस आता था, देखना 100 वाला में। जैसे अभी कोई पेपर दिलाया मंडी वाला, कोई भी पेपर देखे होंगे आप, इसमें एक्स्ट्रा था जीएस, ध्यान रखिए आप, मैथ्स कम था, रीजनिंग ज्यादा था, कंप्यूटर भी था 10 नंबर याद होगा आपको, उसमें अलग था ना वहाँ पे वो। और इसमें भी कंप्यूटर अलग से आएगा ना। मैं सिर्फ सामान्य अध्ययन का बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इतिहास बताया हूँ, राज्य व्यवस्था, भूगोल और एक अर्थव्यवस्था, यही 4 आप पढ़ेंगे यहाँ पे। और मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास में, वो आपको होगा इंडियन हिस्ट्री को। क्लियर हुआ सिलेबस, क्या पढ़ना है, सामान्य अध्ययन का, ये आप हेडिंग डालेंगे, भारतीय इतिहास, हेडिंग डालो, लाइव क्लास, आराम से पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, समझ में क्लास में ही आना चाहिए आपको, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। कंप्यूटर क्लास भी लगेगा, जैसे 4था क्लास बढ़ा देंगे अपन वाले, हाँ लगेगा, वो भी लगेगा ना, 4था क्लास लग जाएगा, वो भी समय के साथ सब हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप, है ना। लिखो इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। चलिए पढ़ना क्या समझ में आ गया ना यहाँ तक, सामान्य अध्ययन में ना। अब इतिहास को मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी जो सब्जेक्टिव टीचर आएंगे वो आपको बताएंगे। इतिहास, और इतिहास में क्या क्या होता है, सबसे पहला यूनिट, यूनिट लिखेंगे पहला नंबर, भारतीय इतिहास के स्रोत, पहला यूनिट पढ़ना है, भारतीय इतिहास के स्रोत। और स्रोत में 2 चीजें होते हैं, एक साहित्यिक लिटरेचर्स, और एक होता है पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल। ये पहला यूनिट पढ़ना है आपको, ये लिख के रखेंगे वहीं पे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना क्या क्या आएगा इसमें, है ना। पीहू जी समय कम है, जो पढ़ाया जाए तो उसी को पढ़ना है बस, 3 बार इसी को पढ़ लो। पहले यूनिट लिखो, भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्यिक एवं पुरातात्विक। अब दोनों होता क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनेंगे, है ना। एक शब्द है साहित्य और एक है आपका पुरातात्विक। इतिहास जानने के 2 ही माध्यम होते हैं, देखिए, साहित्य मतलब क्या होता है, लिखा हुआ, है ना, साहित्य मतलब क्या होता है, लिखा हुआ, साहित्यिक में ध्यान रखना। और पुरातात्विक में क्या होता है, जो भौतिक अवशेष से मिलता है ना वो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, वेद का नाम सुने हैं कोई, वेद, पुराण का नाम, उपनिषद का नाम, ये सब क्या है, ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है ना ये। तो इनमें कौन सा सोर्स मिल रहा है आपको, साहित्यिक। जैसे वेद में क्या मिलता है आपको, देवी देवताओं के लिए मंत्र, ऐसा उल्लेख मिलता है। जैसे पुराण में आप मत्स्य पुराण पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा होता है, और इसी में भगवान विष्णु के कितने अवतार का उल्लेख है, 10। भगवान विष्णु के कितने अवतार है, ये जानकारी देखो यहाँ पे। वो उपनिषद में एक शब्द आप सुनेंगे, सत्यमेव जयते, ये वर्ड सुने हो, भारत का ध्येय वाक्य है ना यही तो। अब कौन से उपनिषद में, यही पूछा गया है, तो आपको बताया जाएगा किस उपनिषद में है, ऐसा करके। तो देखो इन सब जानकारी से हमको इतिहास के बारे में पता चला। एक चीज आप लिखना मत इसको, है ना, मैं बस समझा रहा हूँ, मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा बाद में। एक रामायण, पिछले बार का क्वेश्चन यही था शिक्षक भर्ती का, महर्षि वाल्मीकि, इनके द्वारा लिखा गया है ये।
और एक रचना पढ़ते हो महाभारत, इसकी रचना कौन की है? वेद व्यास। ऐसा नाम सुने ना सब लोग। अब देखिए आप लोग, ये जो रामायण की एक घटना, जो ऐतिहासिक घटना है, किनके ऊपर है पूरा कहानी? एक प्रभु श्री राम है और माता कौन है? सीता। दोनों कहानी है कि नहीं? ये आपका बीता हुआ कल है कि नहीं है? जो घटना घट चुकी है पिछला वाला, और उसको जानने के माध्यम क्या है पता है आपके पास? रामायण। इसमें पता चलता है कि रामायण में ऐसा कुछ हुआ था। सेम महाभारत में कौरव और पांडव। देखो इतना मैंने बताया, एक धर्म विशेष की जानकारी है ना। और जैसे एक नाम आप सुनेंगे, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, ऐसा नाम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे ना, तो ये चाणक्य ने इस किताब में कौन से वंश की जानकारी दिया? मौर्य वंश का। तो देखो ये ग्रंथ जो है एक सोर्स हुआ किसके बारे में जानने का? मौर्य वंश। ये साहित्यिक सोर्स होता है, ध्यान रखेंगे आप। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं? ऐसा सोर्स जो आपको भौतिक रूप में मिले। जैसे सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, रतनपुर का महामाया मंदिर। सब आप बिलासपुर में आए हो तो ये नाम सब जानते होंगे। अब महामाया मंदिर को देखते ही समझ में आता है कि यहाँ पे कौन सा वंश रहा होगा। देखो एक इतिहास बता दिया, मंदिर वो कौन सा आपका? पुरातात्विक। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो ताम्रपत्र, तांबे के प्लेट में लिखा होता है ना ताम्रपत्र, वो कौन सा होगा? जैसे कि आप पढ़ेंगे स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ, पिलर पे क्या बनवाया? लेख लिखवाया है, इंक्रिप्शंस है। तो वो कैसा सोर्स है वो आपका? या सांची का स्तूप सुने हो आप सब? सुने सांची का स्तूप? मैं दिखाऊंगा अभी सब आपको। तो एक ऐसा सोर्स होगा आपके लिए। तो ये क्या होगा? भौतिक और से जो ठोस रूप में जाकर देखकर महसूस कर सकते हो, और एक ऐसा होगा जो साहित्य मतलब किताबों में लिखा होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो आपका पहला यूनिट वही पढ़ना है पूरा, मैं बताऊंगा, यही स्टार्ट होगा, आपको ध्यान रखेंगे ना। ये पहला चैप्टर होगा। सेकेंड नंबर लिखेंगे, दूसरा नंबर डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और साथ में लिखना वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक लिखना वैदिक सभ्यता। ये सेकंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन है और एक वैदिक सिविलाइजेशन है। दो पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। चलिए अब इसको सुनना ध्यान से। सिंधु घाटी को आप लोग पढ़े होंगे, अर्बन सिविलाइजेशन है, नगर बोलते हैं ना उसी को। देखो दोनों में मैं थोड़ा बता देता हूँ पढ़ना क्या है इसमें। सिंधु घाटी एक ऐसा सभ्यता माना जाता है, एक नगर, और एक कौन सा है? वैदिक। और वैदिक क्या माना जाता है? ग्रामीण। गांव है ना ये पूरा ये। तो इसमें तो वही पढ़ेंगे, वेद, पुराण, उपनिषद सब इसमें आएगा। उससे पहले जो सभ्यता थी वो कौन सा सभ्यता था? आप लोग पढ़ोगे, नगर है तो यहाँ पे मिलेगा क्या आपको? स्नानागार। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? नालियां। यहीं से क्या मिलेंगे आपको? बंदरगाह। जैसे बंदरगाह के लिए पूछा गया था, गोदीवाड़ा बोलते हैं उसी को, है ना। गोदीवाड़ा कहाँ पे मिला है? तो आप एक जगह पढ़ेंगे, लोथल, ऐसा सुनेंगे या आप पढ़ेंगे आगे चल करके। तो ये कौन सी सभ्यता होगा? ये सिंधु घाटी। और वैदिक काल में आप समाज पढ़ोगे, वैदिक सभ्यता का समाज। जैसे क्वेश्चन पिछले बार आया था, टेट का बता रहा 2024 का, असुर विवाह कौन सा होता है? एक क्वेश्चन आया था जिसमें कन्या का क्रय विक्रय होता है, आदान प्रदान करते हैं जो विक्रय किया जाता है, वो कौन सा विवाह होता है? यही पिछले बार क्वेश्चन बता रहा हूँ, शिक्षक भर्ती का पूछा गया है। वधू या क्या होता है? ये वैदिक काल का है। तो वधू का मतलब क्या होता है? परिधान, कपड़ा, वस्त्र। ये पिछले बार क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये क्वेश्चन आया हुआ देखो। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है ना। ये डिटेल पढ़ेंगे अपन, सेकेंड यूनिट होगा, ध्यान रखेंगे आप। ये वाला पहला है समझ में, सेकेंड वाला। थर्ड नंबर डालेंगे, पूरा डिटेलिंग होगा, मैं कराऊंगा पूरा एक एक करके। थर्ड नंबर लिखेंगे मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, इसका पूरा प्रशासन, राज व्यवस्था, हर एक पढ़ना है। और गुप्त काल या गुप्त शासन, गुप्त साम्राज्य, ये लिखेंगे थर्ड नंबर। ये तीसरा यूनिट होगा आपका। हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आया है। मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा किस प्रकार से आया था पिछले बार, हालांकि तो वन लाइनर था, अब चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। लिखे थर्ड नंबर। अब इसमें एक नाम सुने, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक का नाम सब जानते हो मेरे ख्याल से। तो कौन से वंश के थे वो? मौर्य वंश। एक गुप्त वंश पढ़ेंगे, विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा,
चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा नाम पढ़ेंगे। और एक सबसे चर्चित नाम समुद्रगुप्त, जो छत्तीसगढ़ भी आए थे अभियान के दौरान, ध्यान रखेंगे आप, उसका भी पूरा डिटेल करेंगे यहाँ पे गुप्त वंश में, ये दोनों पढ़ेंगे। और चौथा नंबर डाल के लिखेंगे वहीं पे भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये अलग से मेंशन है, ध्यान रखना है, यहाँ भी क्वेश्चन आए हैं। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन में कबीर जी का नाम पढ़ेंगे, तुलसीदास जी का नाम पढ़ेंगे, वल्लभाचार्य जी का नाम पढ़ेंगे अपन, और इसमें नाम पढ़ेंगे चिश्ती वाला, मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे कि है, उनका नाम आएगा। लास्ट 5 नंबर डालो, लिखेंगे मुगल एवं राजपूत संबंध, मुगल एवं राजपूत संबंध। अब मुगल में नाम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, वही सब आएगा, शाहजहां। लास्ट लिखो 6वां नंबर, 6वां पॉइंट डालेंगे, लिखना 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, और प्लस करके लिखना स्वतंत्रता आंदोलन 1947 तक, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन 1947, यहां तक पढ़ना है आपको। ये 6 यूनिट है आपके पास, इतना बस पढ़ना है इतिहास में। अब वो यूनिट 6 तो दिखाई दे, लेकिन बहुत ज्यादा है ना। लिखे, देखो अगर ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे कुछ इतिहास का पॉइंट छूटा हुआ है, थोड़ा सा देख रहे हो यहाँ पे, है ना। सिंधु घाटी के बाद क्या लिखा है, क्या सिंधु के पहले पाषाण काल का नाम लिखा है क्या, स्टेनोज नहीं लिखा है ना, तो पाषाण काल एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखना है आपको, पढ़ना पूरा नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा पूरा आपको, क्योंकि सिंधु सभ्यता को क्या बोले आपने, नगर, तो नगर से पहले क्या बसना जरूरी है, गांव, गांव बसेगा तब तो नगर आएगा ना वहां पे वो, मैं तो पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये एग्जाम में पढ़ के नहीं जाना है। सिंधु बाद वैदिक, वैदिक के बाद डायरेक्ट क्या लिख दिया है, यहाँ पे वैदिक के बाद आता है महाजनपद, महाजनपद कितने हमारे पास 16, अब उस 16 में से केवल और केवल किसको दिया है, मगध, मगध में वो भी कौन सा वंश, क्योंकि आप जब मगध पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, 4 राजवंश का नाम बता देता हूँ, यहीं पे लिखना नहीं है ना इसको, है ना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और एक कौन सा है, मौर्य। अब मगध में सिलेबस में क्या दिया है आपको, तो इतना नहीं पढ़ के जाना है आपको, मैं पढ़ाऊंगा, ये इसको मारेगा, इसको मारेगा, और धन कौन मारेगा, चंद्रगुप्त, हाँ, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा ना, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरा इतिहास लिंक करना पड़ेगा ना पूरा, हाँ, तो आपको पढ़ना कौन सा है आपका, अब मौर्य के बाद डायरेक्ट क्या दिया है, लेकिन बीच में कौन आता है, मौर्योत्तर, पोस्ट मौर्योत्तर बोलते हैं उसी को। अब मौर्योत्तर में कौन आएगा, शुंग वंश, कण्व वंश, और एक कौन सा आता है, सातवाहन। अब देखो मेंशन है क्या सिलेबस में तीनों का नाम, डायरेक्ट कौन सा वंश दे दिया है जी, तो ये आपको समझना पड़ेगा, रणनीति में ध्यान रखना है, सिलेबस में जो दिया है उसी को पढ़ के जाना है, पूरा पोथी पुराण पढ़ के जाओगे इतिहास ना तो नहीं बनने वाला, पहले बता रहा हूँ मैं, जो सिलेबस में दिया है हर एक यूनिट से, हर एक टॉपिक से एक एक आएगा, और 6 दूनी कितना क्वेश्चन आए थे पिछले बार, 12 ना, और पिछले बार कितने नंबर का था, SST पता है ना, सामाजिक अध्ययन कितने नंबर का था, 20 नंबर, अगर आप 150 में देखेंगे तो 20 नंबर क्या था आपका, सामाजिक अध्ययन था, ध्यान रखना, और पिछले बार तो कॉमन पेपर था, तो सबके लिए कितना नंबर आया था, और 20 में कितना आएगा था, इतिहास 12, अब सोचो 20 में 12 आया है तो 50 में कितना आ सकते हैं, सोचो आप, तो वेटेज सबसे ज्यादा किसका होगा, इतिहास का ही होने वाला, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, तो ये मैंने बताया। अब देखो गुप्त के बाद डायरेक्ट क्या दिया है, भक्ति, और क्या यहीं यहाँ कहीं भी हर्षवर्धन का नाम लिखा है, नहीं लिखा है, चालुक्य का नाम लिखा है क्या, पल्लव का नाम, राजपूत काल में, राजपूत काल से पहले एक और पढ़ते हो, त्रिपक्षी संघर्ष, पाल, प्रतिहार, और एक कौन सा, राष्ट्रकूट, और एक पढ़े होगे चेर, चोल, और एक क्या लिखा है, पांड्य, इनका नाम उल्लेख है कहीं भी इतिहास में नहीं दिया, डायरेक्ट कहाँ गया अपन देखो, और ऊपर से दिल्ली सल्तनत भी होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा नाम सब सुनेंगे, क्या मेंशन है क्या यहाँ पे, डायरेक्ट कौन दिया देखो, सीधा बाबर। अब बाबर किसको मारेगा बताना पड़ेगा ना, इब्राहिम लोदी को मारेगा पानीपत के युद्ध में, तब तो बाबर आएगा ना, मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन नहीं पढ़ना है आपको, केवल डायरेक्ट किसको पढ़ना है, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, आया समझ में ये वाला। और साथ में कौन दिया है, क्योंकि अकबर जो है राजपूत कन्या के साथ क्या करता है, विवाह, हरखाबाई, जिसको आप जोधाबाई बोलते हो,
तो वही आएगा, ध्यान रखेंगे वहां मान भाई जहाँ की शादी करता है ना उनसे, हाँ वही आएगा। और डायरेक्ट कौन सा दिया है 57 की। अब यहाँ पे भारत में सबसे पहला आने वाला यूरोपियन कौन है, पुर्तगाली, फिर कौन आता है डच, फिर कौन आता है ब्रिटिश, और फिर कौन आता है डेनिश, और डेनिश के बाद कौन आता है फ्रांसिस। अब देखो इन पांचों में से केवल किसको पढ़ना है, और ब्रिटिश को भी कहाँ से पढ़ना है 57। और आया कब था ये भारत में 1608 में। तो सोचो 1608 में आया है, लेकिन सिलेबस में कहाँ से दिया है 57 की क्रांति। और उसके बाद 57 से पूरा कहाँ तक पढ़ना है 1900। तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है आपका यही 6वां नंबर का है, पूरा 100 साल का इतिहास है, ध्यान रखेंगे आप। मैं थोड़ा इसलिए बताना पड़ेगा मुझे, जितना लाल में लिखा हूं ना वो एग्जाम में नहीं आएगा, और जितना ग्रीन में लिखा हूं वो पूरा एग्जाम में आने वाले हैं। आया समझो सिलेबस क्या होगा। इसी कारण बोल रहा हूँ जब भी सिलेबस आएगा ना, सिलेबस को निकालना प्रिंट और पूरा पढ़ना, पहले क्या दिया है सिलेबस में उसी को पढ़ के जाना है, चाहे सीडीपी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। नहीं तो आप पूरा इतिहास पूरा पढ़ के बैठे हो, कोई आया कितना 6 पॉइंट, अब पूरा पढ़ गए आया मान लो जाए वहीं से, तब अब बाकी तो दिमाग खत्म हुआ ना उसी में। क्यों हर्षवर्धन को याद करना फालतू का, कोई मतलब है क्या उनका, चेट चोट क्यों पढ़ना जब एग्जाम में है नहीं। आपको लिंक करने के लिए, इतिहास जानने के लिए सुन लो, पढ़ लो वहां पे वो, हाँ लेकिन एग्जाम पर्पस जो आएगा वो सिलेबस को ही देख के पढ़ना है। ये पुराना सिलेबस है, नया आएगा तो मैं और आके एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। ठीक है, समझ में आया सिलेबस। चलिए इतिहास चालू करें अपन, ध्यान रखेंगे ना। हेडिंग डालो इतिहास। अब हेडिंग डालना मेन पढ़ाई का है ना, ये सिलेबस का, ध्यान रखना है आपको। चलिए इतिहास करके हेडिंग डालो पहला। और इतिहास जो है ना संस्कृत शब्द के मिलकर बना है। 3 शब्दावली देखो यहाँ पे, एक शब्द लिखा है इति, और एक शब्द क्या लिखा है ह, और एक शब्द क्या लिखा है आस। यही क्या कहलाया इतिहास। इति का अर्थ क्या होता है, इति का अर्थ होता है ऐसा, और ह का मतलब क्या हुआ, ऐसा हुआ हो, ऐसा हुआ हो। कब हुआ हो, अतीत में। तो अतीत में हुई घटना का अध्ययन, या अतीत की घटना का या घटनाओं का अध्ययन, अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा हमारे लिए इतिहास। अब अतीत मतलब क्या होता है बताएंगे, बीता हुआ कल। आपके लिए क्या कल रविवार बीता हुआ कल इतिहास है क्या, इतिहास में कल यहाँ गए थे बोलते हो क्या। तो अतीत किसको बोला जाता है भारतीय इतिहास में 100 ईयर, 100 वर्ष पूर्व घटित घटना को क्या बोला जाता है अतीत। जो घटना घट चुकी है कितने साल पुराना, और वो क्या कहलाएगा आपके लिए अतीत। तो अतीत में जो घटना हटी है उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा हमारे लिए इतिहास। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन लिखो, 2 लाइन का है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ध्यान रखेंगे आप। लिखे, इसी को अंग्रेजी में हिस्ट्री बोला जाता है ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। और हिस्ट्री शब्द आया हिस्टोरिया से, एक वर्ड है हिस्टोरिया, और इसका वर्ड का जनक कौन है पूछा जाता है तब एक नाम पढ़ेंगे हेरोडोटस, हेरोडोटस। और इसी हिस्टोरिया शब्द से क्या शब्द आगे आगे हिस्ट्री। तो इतिहास के जनक किनको बोला जाता है हेरोडोटस। वहीं साइड में लिखो इतिहास के पितामह या जनक, ये लिख लेंगे साइड में है ना, हेरोडोटस इतिहास के पिता या इतिहास के जनक, हिस्टोरिया शब्द से आया है वो। लिखे, चलिए अब इतिहास जो घटना घटा है उसको जानने कितने माध्यम हुए हैं। आपने बोला ना अतीत मतलब जो घटना घट चुकी है, तो उसको जानने के कितने माध्यम होना चाहिए आपके पास। इतिहास के स्रोत कितने बताएं आप लोगों को 2। इतिहास जानने के स्रोत कितने होते हैं, तब 2 ही सोर्स होते हैं। एक पहला कौन सा होगा साहित्यिक, साहित्यिक लिटरेचर्स, और एक कौन सा होता है आपका पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल।
ये पूरा तात्विक, ये हेडिंग डालो, फिर मैं लिखूंगा, फिर आप लिखेंगे उसको, है ना। उधर साहित्यिक, इधर पूरा तात्विक, यही चालू हुआ था मेन आपको पहला। लाइव क्लास समझ में आए ये? पीहू जी, कविता, चलिए अब लिखना नहीं है ना, अब मैं बोलूँगा तब लिखेंगे आप। लिखे ना सब लोग यहाँ तक पहले? चलिए सुनेंगे ध्यान से, पहले कहानी है थोड़ा सा, यहाँ समझ में आएगा। साहित्यिक मतलब होता है ग्रंथ, कोई किताब लिखा है पुराना, बुक्स वगैरह, है ना, इसको बोला जाता है साहित्यिक, लिटरेचर्स हैं। सबसे पहले अगर बात करें वेद का, तो हमारे पास वेद की कुल संख्या कितनी है? 4। आपके एग्जाम में आया था पिछले बार, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को। दूसरा कौन सा आता है? सामवेद। और तीसरे नंबर में यजुर्वेद। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है तब? अथर्ववेद। अब देखो इसमें क्या इतिहास पता चला हमको, हम जब पढ़ेंगे इनके बारे में, ऋग्वेद में ना देवी और देवताओं के पूरा क्या लिखे गए हैं। जैसे आप गायत्री मंत्र सुने होंगे सब, तो पूछा जाएगा कौन से वेद में है ये, तो हम जो गायत्री मंत्र अभी यूज कर रहे हैं उसका इतिहास किसमें पता चलता है हमको? ऋग्वेद में। जैसे संगीत गान, सारे गामा पदा नि से सुनिए साहब, तो संगीत का उल्लेख पुराना किसमें मिला हुआ है? यजुर्वेद में यज्ञ विधान, यज्ञ विधान या कर्म कांड, जिसमें एक यज्ञ का नाम ले रहा हूं, आप लोग शायद सब सुने हो मेरे ख्याल से, अश्वमेध यज्ञ, सुने हो? अश्व मतलब घोड़ा, और इसमें कौन सा घोड़ा विशेष? सफेद। इसमें क्या होता है, एक सफेद घोड़े को छोड़ा जाता है, जितने दूर तक वो घोड़ा घूम करके वापस आएगा उतना राज्य किसका होगा? जिस राजा ने यज्ञ को कराया है। जैसे कि प्रभु श्री राम यज्ञ करवाए थे वाला, ये जब घोड़ा जा रहा था तो इसको बीच में रोकने वाले कौन थे? ल और कुश, तो दोनों के बीच क्या हुआ था जी? युद्ध हुआ था। तो यही यज्ञ कौन सा है? अश्वमेध। एक यज्ञ सुनेंगे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता है? जब राजा अपना क्या करवाता है? राज्याभिषेक। जिस दिन वो राजा बनता है उस दिन कौन सा यज्ञ होगा? आप एक नाम सुने होंगे, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन से संबंधित है? महाभारत। एक शहर बसाए थे इंद्रप्रस्थ, अभी का दिल्ली है ना, तो इसका उद्घाटन में कौन से यज्ञ करवाए थे? राजसूय यज्ञ करवाए थे। तो ये दोनों यज्ञ की जानकारी हमको कौन से वेद में मिल गया? देखो बीता हुआ कल है ना अपना, ध्यान रखें, इतिहास है आपका वो। अथर्ववेद में क्या उल्लेख है? पवित्र जादू। पवित्र जादू ऐसा मंत्र है इसमें जिससे आप किसी दूसरे को अपने वश में कर सकते हो, वशीकरण मंत्र बोला जाता है, ध्यान रखेंगे आप। वही शिल्पवेद, कौन है? भगवान विश्वकर्मा, हाँ उनके द्वारा ये। तो ये चारों पहला लिखेंगे वहीं पे। वेद, ये वेद हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक अथर्ववेद। डिटेल करेंगे ना, पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना जान लो कि 4 वेद होते हैं। देखिए चारों वेद को, सबसे पहला कौन सा? ऋग्वेद। और सबसे नया कौन सा? हाँ यही याद करना है, तुरंत याद करते जाना है, समय नहीं है आप लोग के पास, है ना। दूसरा लिखो पुराण। पुराण की संख्या कितनी है हमारे पास? 18, जिसमें सबसे पुराना या प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य या मत्स्य बोलते हैं उसी को, मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है। भगवान विष्णु के 10 अवतार आपको बताएंगे, 10 अवतार कौन कौन है, ये लिखो सेकंड नंबर। 10 अवतार। महाशिव पुराण तो सब सुन रहे होंगे आजकल, भगवत पुराण, सब वही है ना। उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108।
महाकाव्य एपिक, महाकाव्य दो है हमारे पास, एक रामायण और एक है हमारे यहाँ महाभारत, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण के रचनाकार किसको बताया अभी? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी, है ना। और इधर लिखेंगे महाभारत में कौन? महर्षि वेद व्यास, ये लिख के रखो वहीं पे। और ये चारों क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है ना, ये कोई धर्म के बारे में बता रहे विशेष। रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, वेद व्यास। चलिए अब देखो राजनीतिक ग्रंथ कौन कौन सा आता है, ये समझ में आया? चारों सब ग्रंथ है ना, कोई ना कोई विशेष जानकारी। मैंने बताया ना रामायण में किसकी जानकारी है? राम और सीता जी की, पूरा कहानी छुपा है उसमें, ध्यान रखना। चलिए 5वां नंबर डालेंगे वहीं पे। एक ग्रंथ का नाम लिखो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौन है? आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य। और 6वां नंबर लिखेंगे वहीं पे, एक ग्रंथ का नाम है महाभाष्य, महाभाष्य। जैसे महाभाष्य एक नाम पढ़ेंगे पतंजलि जी का, है ना, महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है, ये ध्यान रखेंगे आप, महर्षि पतंजलि। सेकंड नंबर डालेंगे, 6वां नंबर मतलब एक पढ़ेंगे मेघदूतम, मेघदूतम को लिखने वाले कौन है? कालिदास। आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जब आगमन हुए थे तब लिखा गया था, सरगुजा। बताएंगे गुप्त वंश, है ना। हर्षचरित, हर्षवर्धन के बारे में कौन लिखे हैं? बाणभट्ट, एक कवि है बाणभट्ट, ये लिखेंगे 8वां नंबर, हर्षचरित बाणभट्ट। नवा नंबर लिखेंगे, एक रचना चर्चित है, चंद बरदाई की रचना है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान, चंद बरदाई, चंद बरदाई की रचना है, पृथ्वीराज रासो। चलो अब राजनीतिक कैसे हुआ देखो यहाँ पे, है ना। राजनीति मतलब कोई राजा के बारे में उल्लेख होगा, जैसे कि मुख्य रूप से अर्थशास्त्र कौन से वंश के समय की बात है? मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य, पता चला ना यहाँ से। महाभाष्य कौन सा वंश? शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के नाम पढ़ोगे। मेघदूतम मतलब कालिदास किनके समय थे? गुप्त वंश। और हर्षवर्धन कौन सा है? वर्धन वंश, इन्हीं के समय कौन आएगा? चीन से वेनसांग। और ये कौन सा राजवंश है? ये राजपूत। तो देखो कोई ना कोई वंश का उल्लेख है इस ग्रंथों में। क्या कोई विशेष धर्म की जानकारी दे रहा है? क्या ये विशेष धर्म की जानकारी नहीं दे रहा है, बल्कि किसके बारे में जानकारी दे रहा है? उस वंश के राजा के बारे में। जैसे नाम लिखा है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें लिखा क्या गया है? उनका प्रशासन, उनकी राज व्यवस्था, उनके बारे में बताया है कि मौर्य वंश ऐसा प्रशासन करता था, इस प्रकार टैक्स लिए जाते थे, वो पूरा किसमें लिखा गया है? अर्थशास्त्र। और लिखने वाले कौन? महर्षि पतंजलि। किनके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग। और आप हिंदी जब पढ़ोगे तो व्याकरण में भी नाम आता है, जैसे कि अष्टाध्यायी की पाणिनि नाम पढ़ोगे ना आप, वैसे पतंजलि की रचना में पढ़ते हैं कौन सा? व्याकरण का भी उल्लेख, ध्यान रखना। मेघदूतम लिखने वाले कालिदास, हर्षचरित को लिखने वाले बाणभट्ट, और पृथ्वीराज को लिखने वाले कौन है? चंद बरदाई। ये भारतीय ग्रंथ है। अब नीचे लिखो अलग से, और विदेशी यात्री करके लिखना। भारत में विदेश के लोग आकर भी लिखे हैं, विदेशी यात्री, या इसी को बोला जाता है यात्रा वृतांत। उन लोग क्या लिख के गए भारत के बारे में? सबसे पहला नाम लिखेंगे इंडिका, पहला ग्रंथ का नाम लिखो इंडिका।
और इंडिका के लिखने वाले कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मौर्य वंश में आया था ये भी। दूसरा ग्रंथ का नाम लिखेंगे फुओकी। फुओकी, और इसको लिखने वाले कौन है? फायान। गुप्त वंश में आया था ये, फायान, चाइना से। एक लिखेंगे सीयूकी। सीयूकी, इसको लिखे कौन? वेनसांग। हर्ष के समय आया था ये, वेनसांग। और एक नाम पढ़ेंगे रेहला इब्न बतूता। अभी एग्जाम में आया था ये रेहला। कौन लिखे हैं? इब्न बतूता, ये लिखेंगे। ये विदेशी यात्री को क्या है लिखा हुआ ग्रंथ है ये, है ना। मेगास्थनीज इंडिका नाम है उसके ग्रंथ का, और लिखने वाले का नाम है मेगास्थनीज। की ग्रंथ का नाम है फाया ने लिखा, और सीयू की वेनसांग का है, और रेहला इब्न बतूता। ये भी कोई ना कोई राजा के बारे में जानकारी देगा। जैसे कि आप अब भी पढ़े एक वंश मौर्य, तो मौर्य वंश के बारे में किस ग्रंथ में जानकारी मिले आपको? फायन आया था। कौन सा वंश? गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। ये किसके समय आया? राजा हर्षवर्धन के समय आया, हर्ष। और ये किसके समय आया? एक नाम पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत में, तुगलक वंश। तो देखो कोई ना कोई राजा के बारे में पता चला ना, ये सोर्स है इतिहास जानने का, जो बीता हुआ कल है। ये चारों को लिखेंगे वहीं पे। लिखे सब लोग? तो अभी तक जितना बताया हूँ ये सब कैसा सोर्स है इतिहास जानने का? साहित्यिक। क्या इतिहास पता चला? देखो हमारे यहाँ प्राचीन काल में मंत्र, संगीत, यज्ञ और पवित्र जादू जैसे मंत्र होते थे। ये किसमें पता चल रहे हैं? वेद में। भगवान विष्णु के कितने अवतार की जानकारी? पुराण। अब भारत के हो, इतिहास पढ़ रहे हो, तो देवी देवता पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ध्यान रखेंगे आप। तो कौन से भगवान के बारे में? ये विष्णु भगवान। उपनिषद की संख्या कितनी है? मैं बताऊंगा कौन कौन सा उपनिषद इंपॉर्टेंट है। जैसे सत्य में जयते शब्द आएगा, एक शब्द सुने होंगे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये एग्जाम में आया हुआ है। हिंदी अर्थ पूछा गया था उसका, पता है? अंधकार से प्रकाश की ओर। और कौन से उपनिषद में भी पूछा जाएगा? अतिथि देवो भवा, ऐसा नाम सुने होंगे सब लोग आप लोग। वसुधैव कुटुंबकम, बहुत सारे सब है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब कौन से उपनिषद में है ना। ये महाकाव्य कौन सा है? हमारा अतीत कौन सा है? रामायण। और एक अब हमारे यहाँ अतीत में घटना घटा है करे कौन बता रहे हैं? कौन सी रचना में? वेद व्यास जी महाभारत के बारे में बता रहे हैं। महाभारत नाम की एक रचना में, वहां पे वो आया समझ में। ये भारत में राजनैतिक ग्रंथ भी है, जैसे उनके दरबार में रहेंगे उन लोग लिखेंगे। एक नाम बताया कौन? चाणक्य जी। किनके बारे में लिखे? ये मौर्य वंश। महर्षि पतंजलि कौन से वंश के बारे में? शुंग वंश। कालिदास किसके बारे में? और बाण भट्ट किसके बारे में? वर्धन वंश। मतलब देखो जितने नाम लिखे हो सब बुक का नाम है, ध्यान रखना है। और हर एक बुक में कोई ना कोई राजवंश की जानकारी आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इन लोग हैं तो वाहवाही लूटे होंगे, भैया विदेश को लोग भी आकर के तो लिखे हैं उनके बारे में। देखो मौर्य वंश के बारे में कौन लिखा है? मेगास्थनीज। इंडिका में बताया प्रशासन वहां पे, वो भी तो बताया ना कहीं वहां पे वो। ऐसा नहीं बोल सकते कि भारत के लोग अपने बारे में लिखे होंगे, ऐसा नहीं, विदेश के लोग भी लिखे हैं। आया समझ में? ये 4 यहाँ बताया हूँ, इसमें आपको लगभग 5 है, और ये 4 है आपके पास। बन जाएगा इतना क्वेश्चन। यहीं से क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी आपको कैसे वैसे आते हैं। और दूसरा सोर्स कौन है आपके पास? सोर्स में पुरातात्विक, ये है ना। हाँ नीचे लिखो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, क्या कह देखते हैं उसमें ना। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्स करके लिखेंगे। और ये हमको कैसा मिलता है? भौतिक अवशेष ना, ध्यान रखेंगे आप। भौतिक अवशेष किस रूप में मिलता है? ये ठोस रूप में, जो शीघ्रता से नष्ट नहीं होता है। ये लिखेंगे पहले, भौतिक अवशेष है, ठोस रूप में मिलेगा ये। चलो इधर देखेंगे फिर लिखना क्या मिला है अभी तक का, है ना। आप लोग हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे पाषाण काल से, तो पाषाण काल का क्या मिला है?
उनके द्वारा बनाया हुआ पत्थर के क्या औजार, स्टोन टूल्स मिलेंगे। उनके द्वारा निवास के लिए रहने वाली क्या, गुफाएं। जैसे कि एक एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ का दे रहा हूं मैं, नहीं सुने होंगे तो बताइएगा, हम बताएंगे आपको। सिंघनपुर, मेरे ख्याल से अधिकतर सुने होंगे, रायगढ़ में सुने सिंघनपुर की गुफाएं। ये किस लिए फेमस है, पाषाण काल। मतलब ये सोर्स से पता चला कि वहां पे पाषाण काल के लोग निवास किए होंगे, लेकिन क्या उसका लिखित प्रमाण है कि अपने पास, नहीं है। लेकिन सोर्स कौन सा है आपके पास, उन लोग पत्थर को ही औजार बनाते थे, कैसे पता चला होगा, क्योंकि वो पत्थर जो मिला होगा नुकीला रहा होगा, धारदार रहे होंगे उसको वहां पे, वो तभी तो पता चले ना कि उन लोग यूज किए थे उस पत्थर कैसा करके। एक आप पढ़ोगे आगे चले गए नगर, और नगर में आप पढ़ेंगे कौन सा, सिंधु घाटी। और सिंधु घाटी से क्या मिले हैं, पक्का ईंट। सोचो ये पता चला कि हमारे यहाँ 5000 साल पहले क्या बनता था, ईंट बनता था, पक्की मकान। और वहां पे क्या, स्नानागार, स्विमिंग पूल मिला है। साथ साथ वहां पे क्या मिला, मिट्टी के बर्तन, कि हम लोग 5000 साल पहले किसका निर्माण कर चुके हैं, बर्तन का। ये कहाँ से पता चला, सिंधु घाटी से। मूर्तियां, वहां से क्या मिले हैं, मूर्तियां मिले हैं, ध्यान रखें। उनके द्वारा बनाया हुआ क्या, मुहर, मुहर मतलब सील, ये मिला है, ये ध्यान रखो। लेकिन नगर के बाद जब राजा आता है, अब राजा जब आता है अपने बारे में लिखवाता है, वही क्या कहलाता है, अभिलेख। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलेख। मतलब हाथ से लिखा हुआ लेख क्या कहलाता है। लेकिन अभिलेख कितने प्रकार के लिखा है, अशोक लिखवाता है पहला, स्तंभ पे लिखवाए तो क्या बोले उसको, स्तंभ लेख। मैं दिखाऊंगा कैसा दिखता है सब, है ना। और गुफा पे लिखवाए तो क्या बोले, गुहा लेख। और बड़े पत्थर पे लिखवाए तो क्या बोले, शिलालेख। यही क्या कहलाता है, शिलालेख। मेजर रॉक पढ़ेंगे आप वहां पे, ठीक है ना, वृहद शिलालेख करके। ये देखो, वही राजा आया तो जिस धर्म को मानता है उसके लिए क्या बनाया, स्तूप। सांची का स्तूप कौन सा धर्म, बुद्धिज्म। तो जिस धर्म को मानते हो बनाया ना, कहीं वहां पे। जैसे अन्य राजा आएगा तो अपने लिए क्या बनाएगा वो, मंदिर। जैसे कि मैं अभी नाम दिया था महामाया मंदिर, कितने साल पुराना होगा, 1000 साल होगा लगभग, 1045 या 50 के आसपास बना है वो। तो देखो कितना साल पुराना हो गया, 1000 साल पुराना मंदिर है। कौन से वंश की जानकारी दे रहा है ये, कलचुरी वंश। ये इतिहास आपका ध्यान है। तो मंदिर बनवाया, राजा अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या जारी करता है, सिक्का, कॉइन्स, मुद्रा बनाएगा ना वहां पे वो, ये मुद्रा या सिक्का। तो ये जितने सोर्स लिखवाया हूं, ये कैसा सोर्स है, पूरा पूरा तात्विक, भौतिक अवशेष है ना पूरा यहाँ पे वो। क्योंकि इसको आप अभी जाकर देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। लेकिन वो ग्रंथ आपको मिला है क्या, जिस अवस्था में था वो नष्ट हो चुका है। लेकिन ये नष्ट हुआ है क्या, आप सोचो ना, लाखों साल पुराना अपने पास जानकारी है। 5000 साल पुराना कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता है। मैं भी दिखाऊंगा कैसे दिखता है वो, ध्यान रखना है आपको, है ना। लिखेंगे इसको वहीं पे, जो लिखा है वो ध्यान रखना है, क्या क्या आ सकता है, क्वेश्चन बनेगा यहीं से। मनोज, उसके लिए नहीं है जी अभी, ये वर्ग 2 3 के लिए। रिकॉर्डेड मिलेगा अंग्रेजी वाला। ऊपर कर दूं थोड़ा, स्तंभ लेख, गुहा लेख, गुहा मतलब गुफा, है ना, पढ़ेंगे गुफा के बारे में। और शिलालेख मेजर रॉक होगा, पत्थर, वृहद शिलालेख पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, है ना। शिलालेख, स्तूप, मंदिर, सिक्का या मुद्रा। मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखता है, सब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आप लोग कुछ शब्दावली बता रहा हूँ, आप बताएंगे इसको क्या है ना। पहले क्या करते थे, ऐसा कोई पत्थर में लिखने का कला था नहीं पहले। पहले क्या लिखते थे, एक पेड़ होता था भोज, भोज वृक्ष सुने होंगे आप। तो उसमें लिखता था क्या बोले उसको, भोजपत्र। उसके छाल पे लिखा जाता था ना, ध्यान रखेंगे।
एक होता है आपका ताड़ वृक्ष सुने होंगे, तो ये क्या कहलाता था, ताड़पत्र। और बाद में तांबे में लिखा गया, तांबे के प्लेट में, तो वही क्या कहलाया, अब पत्थर पे लिखे तो क्या कहलाया, वही शिलालेख कहलाया। आया समझ में? अभी अब आप बताओ इन चारों में से कौन सा पुरातात्विक होगा, चारों में से? शिलालेख बस, और वही तो ठोस होता है, वो तो प्लेट मिला है ना आजकल। लेकिन ये भोजपत्र और ताड़पत्र ना साहित्यिक लेखन के लिए होता था, ध्यान रखेंगे आप। साउथ में मिलेगा, तेलुगु में, तमिल में आज भी यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर फंसाएगा आपको इन दोनों में कौन कौन या चारों में कौन कौन साहित्यिक है, तो ये दोनों ऊपर वाला किस में आता है, इसका प्रयोग मुख्यतः किस में होता था, साहित्य लेखन में। और इसका प्रयोग किस में होता था, राजपाट में। राजा लोग दान देते हैं ना, भूमिदान, इस राजा ने इस ब्राह्मण को भूमिदान दिया, वो किस में लिखा है, पूरा ये ताम्रपत्र में लिखा है। अभी मिला है मल्हार से, अभी 2 हफ्ता पहले, वहीं पे लिख लो। ये दोनों को लिखना कहाँ पे, पुरातात्विक में। वो दोनों कहाँ लिखेंगे आप, उधर साहित्यिक सोर्स में ना। क्वेश्चन को पढ़ के बनाइएगा भाई, है ना। साहित्य लेखन में प्रयोग किया जाता था बोलेंगे तब लेना है भोजपत्र और ताड़पत्र को। वृक्ष का नाम है भोज वृक्ष और ताड़ वृक्ष, उसके पत्ते पे लिखते थे और उसके छाल पे। मेरे ख्याल से अब डिफाइन कर पाओगे दोनों में डिफरेंस, साहित्यिक और पुरातात्विक में हो जाएगा ना, डिफरेंस कर पाओगे ना। चलिए इसको देखना कैसे दिखाई देता है, मैं बता देता हूँ आप लोग को। चलिए आपके सामने कुछ सोर्स लेके आया हूँ मैं, देखना ध्यान से इसमें, है ना। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ना, पक्का ईंट दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। इसमें देखो ये पक्का ईंट दिखाई दे रहा है, आसपास बड़े बड़े भवन रहा होगा, उसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। अभी भी जाओगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा वो। तो ये जो अवशेष है मुख्य रूप से पुरातात्विक होगा ना। और किसका जानकारी है ये, नगद। तो आप पढ़ोगे कौन सा, सिंधु घाटी। तो देखो ये सिंधु घाटी से बताया कि ये एक्चुअल में क्या है पता है, स्नानागार है, यही बताया ना, स्नानागार है वहां पे वो। ये बताऊंगा आपको कितना लंबा चौड़ा होता है सब। ये है ना स्तूपा है एक, स्तूप बोलते हैं ना इसी को। और स्तूप कहाँ का है, एक जगह का नाम है सांची, और सांची मध्य प्रदेश। और ये स्तूप कौन से धर्म में होता है, तो आप पढ़ेंगे एक धर्म का नाम क्या है, बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म सुने होंगे सब, अशोक बनवाए हैं उसको, आज भी जाके देख सकते हो, देखो आप अभी भी है वो। ये जो हिस्सा आपको जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ये वाला पार्ट, ये आप है आयरन पिलर, मेहरौली का लौह स्तंभ, यही आयरन पिलर है। सोचो ये बना था कब पता है, 5वीं सदी में ना, 5वीं सदी में। अब अभी कौन सी सदी में हो आप लोग, कितने साल पुराना होगा, 1600 साल है, 1600 साल पुराना है। और आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, ये पूरा लोहे का लोहा वैसे रखा है। तो क्या बताता है, 1600 साल पहले हमारे यहाँ क्या था, गैल्वेनीकरण, अभी जो करते हो आप, मतलब ये इतिहास को बताना चाहते हैं ना, ध्यान रखना। इसके पीछे साइड में जो है ये कौन सा है आपका, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाए थे वो। ये देखो आज भी है ये, 1000 साल से। ये जो नीचे वाला जो हिस्सा इसको समझिएगा, है ना। ये वाला जो हिस्सा है, आप ना एलोरा एक गुफा पढ़ेंगे, अजंता एलोरा ऐसा नाम, तो एक्चुअल में ये एलोरा का है, मैं पढ़ाऊंगा आपको एलोरा। उसमें ना गुफा नंबर जो 16 है, 34 गुफा है, उसमें गुफा नंबर 16 जो है एक मंदिर है जिसका नाम है कैलाशनाथ। और भारत के साथ साथ विश्व का ऐसा मंदिर है जो चट्टान को ऊपर काटे और कहाँ बनाई गई है, नीचे, ऊपर काट करके नीचे बनाई गई, सोचो। और ये कब का बताया, 7वीं सदी, 7वीं सदी का है। मैंने बताया अभी 21वीं सदी में हो, 1500 साल पहले देखो बिना किसी मशीन से उसको बना के रखा गया है। ये इतिहास ध्यान रखना है ना, बीता हुआ कल। एक यूनिवर्सिटी का नाम सुनेंगे आप, नालंदा, विश्वविख्यात है ये नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन से धर्म के लिए, मेन बौद्ध। कौन सा वंश, गुप्त वंश। तो आप पढ़ोगे देखो नालंदा को, आप जाके देखो ना, आप ऐसी खंडहर मिलेगा आपको, यही तो अवशेष है आपके लिए। इसमें ये दिखाई दे रहा होगा, देखो सीढ़ियां दिखाई दे रहा है आपको, ये इससे पता चल रहा है कि ये बहुमंजिला रहा होगा पूरा, ऐसा काफी ऊंचा रहा होगा कहीं वहां पे वो। किस धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती थी, तो कौन सा धर्म,
ये इतिहास है आपका, कहीं ना कहीं मिटा नहीं सका। देखो वो है अभी भी ईटा वहां पे, वो रखा हुआ है ना ईट वहां पे। वो ऐसा इतिहास के सोर्स हैं जो आपके आर्कियोलॉजिकल में आते हैं, पूरा तात्विक है, ध्यान रखना। अब मैंने कहा पत्थरों पे लिखेंगे तो क्या कहलाएगा वही, तो देखो ये पत्थर पे लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे। वो रिटर्न स्टाइल अलग है, लिपि अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, ध्यान रखेंगे। और जो भोजपत्र है, ताड़पत्र बताया ना, वो ये है देखो। अब भोजपत्र को किसमें लोगे बताया मैंने, साहित्य में। साहित्य में बोला ना। अब वो पत्थर को किसमें लोगे आप, पुरातात्विक। इसलिए मैं दोनों एक कंपेयर करके बता दूं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। आप ये भी क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पहले बता रहा हूँ। इतिहास के सोर्स केवल भूमि के नीचे मिलते हैं क्या, भूमि के नीचे मिलते ही हैं, भूमि के ऊपर भी मिलते हैं और पानी के अंदर भी मिलते हैं। देखो मैं 3 सोर्स लेके आया हूँ। ये भूमि के अंदर, ये तो कॉमन सी बात है, मिट्टी में दबा रहा होगा, मिला है अपने पास। ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, सुने होंगे आप, सिरपुर सुने हो सब लोग। अब वो लक्ष्मण मंदिर भूमि के अंदर है कि ऊपर है, ऊपर है ना। तो देखो भूमि के ऊपर मिला। इस मंदिर को देखते ही कौन से वंश के बारे में आपका दिमाग में आता है, पांडुवंश, महासी गुप्त बाला अर्जुन। देखो तो आपके ध्यान में एक राजवंश का नाम आ गया, कौन सा राजवंश है, पांडुवंश। तो ये मंदिर अपने आप में इतिहास है, पता चला वहां। ये देखो द्वारिका सुने हो सब, द्वारिका नगरी डूब गया बोलते हैं ना, तो उसके अंदर जो नगरी छुपा है देखो, ये पूरा अभी भी है। मरीन आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, समुद्र के अंदर वाला। ये अभी भी देखो, तो तीनों जगह मिलेगा, भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर और पानी के अंदर। ये होता है इतिहास का सोर्स। और मुहर बताया ना, भी मुहर सिल, देखो इसमें कुछ कुछ बना हुआ है, सिंधु घाटी का मिलेंगे आपको, बताएंगे आपको क्या है किस प्रकार से, वो सब रहेगा आपके पास, है ना। और इसके अलावा सिक्के भी मिलेंगे, सिक्के इसमें है ना, मैं दिखा दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतना सोर्स काफी है। और जैसे ये पत्थर में बनाया हुआ चित्रकारी दिखाई दे रहा है, एक्चुअली पाषाण काल का यही है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, हाथ में रखे हुए हैं, सबके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। आप क्या अंदाजा लगाओगे, शिकार बाजार। लेकिन पाषाण काल के लोग कहीं लिख के गए कोई किताब में, हम लोग शिकार करने जाते थे करके। लेकिन इस सोर्स को देख के जाने कि नहीं जाने कि पाषाण काल के लोग क्या काम करते थे, शिकार का काम करते। तो ये कौन सा सोर्स होगा, ये बताते होगा ना, पत्थर में बनाना चाहिए। वो पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग बोलते हैं इसी को, भीमबेटका गुफा, आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आया हुआ है पेपर में वहां पे वो। तो ये इतिहास जानने के सोर्स है आपके पास। तो सोर्स बहुत सारे होते हैं, मैंने 2 टाइप का उसको कैटेगराइज किया, ध्यान रखेंगे। एक साहित्यिक होगा और एक कौन सा होगा आपके लिए, हाँ। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ध्यान रखेंगे कौन सा साहित्यिक में आता है, कौन सा पुरातात्विक में। तो दोनों में अब डिफरेंस समझ में आ गया। तो आगे चल के मैं जब भी पूछा बताऊंगा तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ सभी को। एक बार 5 मिनट आप लोग देखिए, इतना नहीं आया तो बताइए, हम और बता सकते हैं अभी, है ना। देखिए लाइव क्लास, इतने देखो पहले, अभी कुछ चीजें इसमें समझ नहीं आया तो अभी बताएंगे आप। बात के लिए समय नहीं रखना है ना, बचा के क्लास में याद करना है, यहीं पढ़ना है। घर में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो अगर लगता है आपको तो। देख लीजिए, 2 मिनट 5 मिनट है आपके पास। नहीं आया तो आप अभी बताइए, मैं बता सकता हूँ। और तरीका और है हमारे पास। मुहर और मुद्रा में, मुहर एक्चुअल में क्या होता था, परमिशन के लिए, अनुमति के लिए दिया जाता था। जैसे कि परमिशन दिखा के आपके पास आऊँगा मैं, ये मुहर है। मुद्रा क्या होता था, किसी वस्तु को खरीदने के लिए होता है ना, वस्तु विनिमय जैसे होता था ना। तो उसके बदले पैसा दोगे आप, फिर कोई वस्तु देगा आप, है ना। क्लियर हुआ क्या दोनों, पुरातात्विक और साहित्यिक, किसी कोई डाउट नहीं है ना। चलिए मैं पिछले बार का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फटाफट ध्यान रखना। क्या, गुहा लेक मतलब गुफा है ना, गुफा उसी को बोलते हैं। ये पहला क्वेश्चन था पिछले साल शिक्षक भर्ती का ना, ध्यान रखेंगे आप। वर्ग 2 का है ना, वर्ग 3 का मैं बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पूछा गया क्या, रामायण के लेखक कौन है तब, महर्षि। देखो जानबूझ के वो ऑप्शन में तुलसीदास दिया है, जानबूझ के मतलब रामचरितमानस को लिखने वाले कौन है, और इसी को बहुत लोग टाप के आए थे। पहले बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन पहले पढ़ना है फिर लगाना। ये पहला क्वेश्चन यही था, देखो
यही साहित्यिक सोर्स बन गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिखा दूं आपको, ये ना सूफी आंदोलन नाम बताया था, याद है? उसमें से आया था ना, ध्यान रखना आप। मैं काउंट करवा दूं कौन सा यूनिट क्या आया है। ये आप पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत, 6वां यूनिट बताया था ना, ब्रिटिश ताज के दिन कब आया था, तो आप पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ाऊंगा मैं। अभी जो है उसका बता रहा हूँ बस क्या क्या है। ये पॉलिटी का हो गया, ये देखो ये आया था अभी जो बताया उसमें से ऋग्वेद, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो अब वो नहीं आएगा, अब क्या आएगा पता है, ऋग्वेद के विषय में विचार कीजिए। तो ऋग्वेद में इतने मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसकी जानकारी है, क्या ऋग्वेद यूनेस्को में शामिल है, 3 बताया मैंने, वो आएगा क्वेश्चन। अब विचार करना पड़ेगा ना आपको, ध्यान रखना। अब ये जमाना गया और ये आया था क्वेश्चन। हाँ ये भारतीय समाज का पार्ट है, सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं, वो भी अलग यूनिट है, पढ़ाएंगे आपको भी। ये मौर्य काल का टैक्स पूछा गया था, निष्क्राम्य कर क्या होता है, तो निर्यात कर तो क्या बोलते हैं आप, निष्क्राम्य बोलते हैं। ये मौर्यन के, ध्यान रखना, मैं 6 यूनिट बताया उसी में से आया है। इंडिका के लेखक कौन, अभी बताया आप लोगों को। देखो अभी कितने क्वेश्चन हो गए, ऋग्वेद आ गया, ये मेगास्नीज आ गया, देखो 2 क्वेश्चन यहीं से आ गए ना। ये बताया ना वधु क्या होता है, तब विशेष परिधान, ये वैदिक काल का है ना, ये वैदिक काल का है। ये देखो सती प्रथा कौन कौन किया था, आप पढ़ेंगे विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन 1829, 1829 आएगा। ये ब्रिटिश काल से आ गया क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता क्या है बताओ, देखो एक क्वेश्चन और बन गया यहीं से, सीधा टू क्वेश्चन है डायरेक्ट एकदम। ये क्वेश्चन को डिलीट किया गया था ना, इसमें सुमात्रा भी है और एक जावा भी है, इसको गलत विलोपित कर दिया गया था। ये पूछा गया है भक्ति आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु का नाम पढ़ेंगे, बंगाल, चैतन्य महाप्रभु, और एक महाप्रभु वल्लभाचार्य अलग होते हैं, वल्लभाचार्य छत्तीसगढ़ वाले हैं और चैतन्य महाप्रभु कहाँ वाले हैं, बंगाल वाले हैं। आप पढ़ेंगे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे वाले हैं ना, हाँ वही है। और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन, हाँ यही टॉप के आए थे सब लोग, उसी टॉप के आए थे। कौन है संस्थापक पता है, अगर वास्तविक संस्थापक बोलते तब किसको लेते आप, देखो दोनों में डिफरेंस होता है, श्री गुप्त संस्थापक है और चंद्रगुप्त कौन है उनके, देखो गुप्त वंश से एक क्वेश्चन आ गया वहीं से। और 57वीं क्रांति के नेता कौन थे, मंगल पांडे, देखो वही गलती हुआ, बहादुर शाह जफर आएगा। मंगल पांडे 57वीं क्रांति का नींव रखे थे, उनके मृत्यु के बाद ही 57वीं क्रांति चालू होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है फिर बनाना है। अब देखो मैं जो यूनिट लिखाया था पूरा वहीं से आया है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, आप ध्यान रखना। ये 6 यूनिट सोर्स से आया, 2 ठो रामायण मेगास्नीज, आगे वहां से सिंधु घाटी नगर था कि गांव था पूछा। वैदिक सभ्यता में वधु शब्द क्या है, मौर्य साम्राज्य में कौन सा आया था, निष्क्राम्य कर, गुप्त में कौन आया, श्री गुप्त, भक्ति में कौन आया, चैतन्य महाप्रभु, सूफी में कौन आया, हजरत जो दातागंज नाम दिया था वहां पे वो। मुगल से एक क्वेश्चन आया था, आप पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आया था मुगल से, नील की खेती उस समय सबसे ज्यादा कहाँ होता था, एक जगह है राजस्थान में, जगह का नाम वहां बयाना, राजपूत के साथ संबंध दिया लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाया। 57वीं क्रांति से आया, और ब्रिटिश नीति में कौन सा आ गया, सती प्रथा समाप्त किए थे उसको, आया वहां पे वो। हो सकता है इस बार ज्यादा डिटेल में पूछ दे गांधी जी के बारे में, उधर भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सब है ना वहां पे वो। तो इसी को ही अंतर्गत आया, ध्यान रखना है, ज्यादा एकदम डीप में नहीं पूछा था, लेकिन पैटर्न चेंज हो गया है तो आपको अब पढ़ना पड़ेगा। कितने बारे में, विचार करो, कथन उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है, मैच द फॉलोइंग में आएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना जी आपको, जितना यूनिट हो जाएगा क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे, और जो नहीं आएगा आप बताइएगा। कथन कथन भी होगा टॉपिक वाइज, और टेस्ट भी लेंगे आपके लिए, ठीक है। और पहले बता दो क्लास में याद करना है, घर के लिए बचा के नहीं रखना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ये भी ध्यान रखना। अभी तो शुरुआत है आप लोग का, जो फर्स्ट टाइम वाले हैं खासतौर पर, बहुत आराम से पढ़िए, 4 महीना में रिवीजन हो जाएगा आपका, रिवीजन है समझो, ये है ना समझ में। बाकी कल करते हैं, ठीक है, लाइव क्लास।